लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के चौथे भाग जवानी की मौत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया। जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लैंडोरी होलिया पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2-3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने हियाव न छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आए या न आए, मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूंगा। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जा जाकर सरल सरल भाषा में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवा कोई काम न था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्णा सिराहने बैठ समझाया करती, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वो बहुधा पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती। कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर फिर तुरंत ये ख्याल पलटा खा जाता। वो उस तस्वीर को आंखों से लगा लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृत राय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता तो पूर्णा से उन्हें पढ़वाकर सुनती और रोती। भावच के पास तो वो पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब माँ से भी कुछ खिंची खिंची रहती, क्योंकि वो बेटी की दशा देख देख कर कुढ़ती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से ये कठोर वचन ना सुने जाते। वो खुद अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, जब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती तो उसको खूब कान लगाकर सुनती। प्रेमा एक ही मास में गलकर कांटा हो गई। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवा दारू में रुपया ठीकरी की तरह फूंक रहे थे, मगर उसको कुछ फायदा न होता। कई बार लाला बद्री प्रसाद जी के जी में ये बात आई कि इसे अमृत राय से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बंदों के डर से हियाव न पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगणी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और होली की आवाजें आने लगीं। आज का दिन बेचारी प्रेमा के लिए बहुत कठिन था। सवेरे से ही नातेदारों और बिरादरी वालों के यहाँ से जनानी सवारियां आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव सिंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वो हंसने बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस न चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ तस्कीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्णा 10 बजे से शाम तक बैठी अपने बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वो भी सवेरे ही एक झलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वो उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकलकर भागे। दोनों सखियां गले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुमे होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख रोई थी। पूर्णा का मकान पड़ोस ही में था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री के इच्छानुसार करते। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष न होने पाए थे। प्रेम की उमंगें दोनों में उमड़ी हुई थीं और ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे त्यों-त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदम पति की सेवा में प्रसन्न रहती। जब वो 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वो उनके साथ साथ दरवाजे तक आती और जब तक पंडित जी दिखाई देते वो दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती।
शाम को जब उनके आने का समय होता तो वो फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती, और ज्यों ही वो आ जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भाली बातों से उनकी दिन भर की थकान धो देती। पंडित जी की तनख्वाह 30 रुपये से अधिक न थी, मगर पूर्णा ऐसी किफायत से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बचा रहता था। पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनाए घर पर भी काम किया करते। जब कभी वो पूर्णा को कोई चीज बनवा कर देते वो फूली न समाती, मगर वो लालची न थी, खुद कभी किसी चीज के लिए मुंह न खोलती। सच ये है कि सच्चे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहनने ओढ़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर आज होली का दिन आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, जिसने साल भर चीथड़ों पर काटा हो वो भी आज कहीं न कहीं से उधार ढूंढ कर लाता और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाग खेलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद ये दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, बीवी की कुछ खातिर न कर सके थे, मगर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। कोई 150 रुपया ऊपर से कमाया था, उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवाया था, कई उत्तम साड़ियां मोल लाए थे और दोस्तों को न्योता भी दे रखा था। इसके लिए भांति भांति के मुरब्बे अचार मिठाइयां मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आज बनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदन की तरह दमक रहा था। उसे आज अपने से सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वो बार बार पति की ओर प्यार की निगाहों से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसे रिझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते और उसको गले लगाते। कोई 10 बजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्कराकर पूर्णा से बोले, प्यारी आज तो जी चाहता है कि तुमको आंखों में बैठा लें। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वो देखो मैं तो वहां पहले ही से बैठी हूं। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वो झट बीवी को गले लगाकर प्यार करने लगे। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाओ तो उपटन लगा दूं। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सर दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं रहने दो, मैं उपटन नहीं मलवाऊंगा, लाओ धोती दो, नहाऊं। पूर्णा, वाह, उपटन न मलवाएंगे? आज की तो ये रीत ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारी, इस वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उबटन मलने लगी। पंडित, मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी नहाने जाना चाहता हूं। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? मेहरी पानी लाएगी, यहीं नहा लो। पंडित, नहीं प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो जरा जल्दी लौट आना, ये नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उपटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते। वो तैराक भी बहुत अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि ना तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम मध्यम हलकोरे ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोल करने लगे। निदान उनको बीच धारे में कोई लाल चीजें बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वो ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनवाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे, बीच धारे तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूं। जवानी दीवानी होती है। ये न सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धारे में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसा न था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते। फूलों तक पहुंचे, मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझिल हो गए थे।
यहां तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो उठ न सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे। मगर जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरफ बह रहा था। उनका हियाव छूट गया। हाथ उठाया तो वो न उठे, मानो वो अंग में थे ही नहीं। हाय, उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने ही से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूं। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधि आई कि वो मेरी बाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी मूरत आंखों के सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका मगर कुछ बस न चला। आंखों से आंसू बहने लगे और देखते देखते वो लहरों में लोप हो गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में ले लिया। काल ने फूल के भेस में आकर अपना काम किया। उधर का हाल सुनिए। पंडित जी के चले जाने के बाद पूर्णा ने थालियां परसी, एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें गुलाब मिलाया, पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आस्तीन में चुन्नटें डाली। टोपी सादी थी, उसमें सितारे टांके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरे में रखे। रात ही को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वो खूब खिल गई थी। उनको तागे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और ये सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही होंगे। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है। लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बातें करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूं। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सूझती है। आज भी तैर रहे होंगे। ये सोचकर उसने आधा घंटा और राह देखी, मगर जब वो अब भी न आए तो वो बेचैन होने लगी। मेहरी से कहा, बिल्लो जरा लपक तो जाओ, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। वो इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वो तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा है। पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन, कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। ये देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, ये क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाए आवा रहन। बिल्लो क्या जवाब देती। उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाह ने समझाया, अब रोए पीटे क्या होता है। उनकी चीज वस्तु ले और घर का जाओ। बेचारे बड़े भले मनई रहन। बिल्लो ने पंडित जी की चीजें ली और रोती पीटती घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वो मकान के निकट आती त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को ये समाचार कैसे सुनाऊंगी। वो बेचारी 16 सिंगार किए पति की राह देख रही है। ये खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी। इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा, तमाम चीजें पटक दी और छाती पर 2 हत्थड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वो इस समय ऐसी मग्न थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। वो हक बकाकर ताकने लगी कि एकाएक सब माजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा सन से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी उससे सदा के लिए बिछुड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वो पछाड़ खाकर धम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गईं। बाहर भी बहुत से आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को ज्यों ही इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई। चटपट चादर ओढ़कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा के घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका, मगर कौन सुनता है।
जिस वक्त वो वहां पहुंची चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में कोई ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभाग्नि पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय, पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा वो 7वें बैरी पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वो अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में समझती थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा। बेचारी समझाने बुझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुध आती त्यों ही फिर दिल उमड़ाता और नयनों से नीर की झड़ी लग जाती। चित्त व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय, क्या 1-2 बात याद करने की थी। उसने 2 वर्ष तक अपने पिया के प्रेम का आनंद लूटा था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस है, अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तौलिया की तरफ उसकी निगाह गई तो बड़ी जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। एकाएक प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उससे मिलकर ऐसे दिलखराश लहजे में रोई कि अंदर तो अंदर, बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों में रूमाल लिए बेअख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीनों से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विरहानल में जलते जलते वो ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक न निकलती थी। हिचकियां बंधी हुई थीं और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वो समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूं, मगर इस समय वो अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, प्यारी सखी, ये क्या गजब हो गया। प्यारी सखी ने इस जवाब में अपना माथा ठोंका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने वाला कोई न था। उसके मैके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वो बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापन था वो परलोक से धारा। न सास न ससुर, न अपने न पराए, कोई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी जथाजुगत भी न थी कि 1-2 साल के गुजारे भर को हो जाती। बेचारे पंडित जी को अभी नौकरी करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते। जो कमाया वो खाया। पूर्णा को अभी वो बातें नहीं सूझी थीं। अभी उनको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक तो उस मकान में स्त्रियों का ठट्ठा लगा रहा, मगर शाम होते होते सब अपने अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था, वे ज्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा को कुछ देर से मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी। लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्लो के और कोई न था। हाय, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वार पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वो ड्योढ़ी में कदम रखते वो लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वो मिष्ठान इत्यादि खाते वो पान की बीड़ी लगा रखती। वो प्रेम रस का भूखा, दिन भर का थका मांदा स्त्री की इन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहाँ वो प्रीत बढ़ाने वाला व्यवहार और कहाँ आज का सन्नाटा। सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। दीवारें काटने को दौड़ती थीं। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वाले उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई है। उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है। वो शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया के प्रेम की बातें कर रही है या उससे करजोड़ करके विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुर का हाल लिखते ग्लानि होती है। हाय, वो उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, आंखें सूज आई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकर तार तार हो गई है, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई हैं, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं। वो चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है।
इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। ये सब कुछ हो गया है, मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर न लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृतराय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वो समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की इस अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रंज हुआ। वो बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी को दफ्तर में वो जगह मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी, मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होठों के बीच दांतों में दबे हुए थे। हाय, ये वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृतराय ने डॉक्टर साहब से लाश को जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज में मिल गई। इसके बाद वो अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार हो पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ से सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूतों की आवाजें सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी, वो बिजली की तरह दरवाजे पर दौड़ी, मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह बाबू अमृतराय को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय किसी दुख पूछने वाले की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृतराय 1 महीने से 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताज़ा सदमा पहुंचा। दिल उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृतराय, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसूरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने मेहरी को बुलाकर बहुत कुल दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझाया और उसको हर तरह की मदद करने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी मेहताबी पर हवा खाने निकली थी। उसकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधर से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे, ये तो अमृतराय हैं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के चौथे भाग जवानी की मौत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।